नॉन प्रोफेशनल और नाअहल फौजी जर्नेलों की वजह से कारगिल के महाज से बुरी खबरें आने लगीं तो जनरल जावेद हसन कहने लगे, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दुआओं का वक्त है। जनरल महमूद दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और फ्रस्ट्रेशन में फ़ाइलें उठा कर फेंकने लगे। जुस्तजू में मुशर्रफ सीरीज़ की तीसरी एपिसोड में आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का जस्ते खाकी कैसे पाकिस्तान पहुंचा और उन्होंने कौन से बहादुरी के ऐसे कारनामे किए कि भारतीय फ़ौज भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई। नवाज शरीफ ने क्यों जनरल मुशर्रफ से बाज़ पुरस करने की बजाय उनका साथ देने का फ़ैसला कर लिया। कारगिल के महाज पर लड़ने वाले जांबाज सिपाहियों को अपनी वर्दी और शनाख्ती दस्तावेज़ात छुपाने का हुक्म मिला तो उनका क्या रद्द अमल था। नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ का मलबा समेटने अमेरिका पहुंचे तो उन्हें कैसे गद्दार और कश्मीर का सौदा करने वाला बना दिया गया। भारत ने कारगिल की चोटी पर दोबारा कैसे कब्जा कर लिया और सबसे बढ़कर कारगिल के महाज पर शहीद होने वाले 300 के करीब पाकिस्तानी सिपाहियों के जस्ते खाकी क्यों पाकिस्तान वापस ना पहुंच सके और ज़ख्मी सिपाहियों ने अपने अफसरान को देखकर क्या रद्द अमल दिया। 18 मई 1999 को नवाज शरीफ को मालूम हो गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके करीबी 3 जर्नेलों ने किसी भी इजाज़त के बगैर कारगिल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तानी सिफारत खानों में कॉल्स आ रही थी और नवाज शरीफ को इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म रखा गया। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वज़ीर आज़म हाउस तलब किया। 1 घंटे बाद जनरल मुशर्रफ उनके सामने बैठे थे। नवाज शरीफ ने पूछा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, जी सर, हम कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने दोबारा पूछा, किसकी इजाज़त से। जनरल परवेज़ मुशर्रफ बोले, सर अपनी ज़िम्मेदारी पे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अभी फ़ौजी दस्तों को वापसी का हुक्म दे देता हूँ। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी दिफा को गवाह बनाते हुए कहा, आपने देखा उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन चूंकि फ़ौज भी हुकूमत का हिस्सा है इसलिए आज के बाद हम इस हवाले से फ़ौज को सपोर्ट करेंगे। ये नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा से सियासी फ़ौज के लिए एक मुफाहमत का पैगाम था कि अगर हम मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं तो बराहे मेहरबानी आप कल को कोई गैर आइनी इकदाम उठाने से गुरेज कीजिएगा। लेकिन ये वज़ीर आज़म की खाम ख्याली थी। ये भी हो सकता है कि शायद गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग के बाद नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं ये इम्कान था कि कश्मीर पर पाकिस्तानी परचम लहराया जा सकता है। तारीख़ में उनका नाम हमेशा के लिए फ़ाते कश्मीर के तौर पर ज़िंदा रहने वाला है, या फिर नवाज शरीफ के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी जनरल मुशर्रफ के कंधों पर आ चुकी थी। उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए भारत से जंग छेड़ दी थी और अब इस जंग में पाकिस्तान को सुरखरू करना भी उनकी ही जिम्मेदारी थी। नवाज शरीफ ने ना सिर्फ इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने अपने सियासी कैरियर की एक फाश गलती भी की। उन्हें चाहिए था कि जिस तरह अंदरूने खाना ऑपरेशन शुरू हुआ था, इसी तरह सारी जिम्मेदारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनकी कारगिल टीम के कंधों पर रहने देते, लेकिन उन्होंने इसको प्रॉपर प्रोसीजर से गुजारने का फैसला कर लिया। 23 मई को दफ्तर खारजा में अहम तरीन इजलास बुलाया गया, जिसमें एक बार फिर जनरल अजीज़ खान ने कारगिल ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी, लेकिन इस बार उन्होंने सीना चौड़ा करके बताया कि हम भारत के अंदर 140 पोस्टें कायम कर चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के जवाब में कहा, हम अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा कर सकते हैं। इसके बाद वफाकी काबीना को भी एतमाद में लिया गया। आर्मी के हामी शेख रशीद जैसे सियासतदान सामने आ गए और पाक फ़ौज के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। यानी अब सिविलियन क़यादत और पाक फ़ौज कारगिल ऑपरेशन को लेकर एक ही पेज पर आ चुकी थी और ये मौका था दुश्मन के दांत खट्टे करने का।
अब रियासत का ये मौक़िफ़ था कि कारगिल की चोटियों पर पाक फ़ौज नहीं बल्कि मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। मई के आखिर में फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया की तरफ से जांबाज सिपाहियों को हुक्म मिला कि वो अपनी वर्दी और कोई भी शनाख्ती दस्तावेज़ अपने साथ ना रखें, जिसका पाकिस्तान के जर्री जवानों ने बुरा मनाया। लेकिन पाकिस्तानी एक पेज के अलावा सारी दुनिया जान चुकी थी कि पाक फ़ौज ही कारगिल ऑपरेशन में मुलव्विस है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर से एक मुलाकात में अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस पिकरिंग ने दुरुस्त लहजे में कह डाला कि ये मुजाहिदीन वाली मन घड़त कहानी हमें ना सुनाएं। रियाज खोखर ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके अमेरिका का पैगाम पहुंचा दिया कि फौरी तौर पर कारगिल की चोटियों को खाली किया जाए। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके यही मुतालबात दोहराने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान फ़ौज भी कोई कामयाबियाँ हासिल नहीं कर रही थी। भारतीय फ़ौज मुसलसल ऑपरेशन विजय में कामयाबी हासिल कर रही थी। 2 जून को रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर की एक ब्रीफिंग में जनरल महमूद ने बताया कि फॉरवर्ड पोजीशनों से दस्तों को वापस बुला लिया गया है। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि जब हम जीत रहे हैं तो अगले मोर्चों को खाली करने की आखिर क्या वजह है। हकीकत दरअसल ये थी कि भारतीय फ़ौज ने ज़बरदस्त हमलों में पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे धकेल दिया था। 4 जून को एक और बुरी खबर आई जब तोलो लिंक पोस्ट भी पाक फ़ौज से छीन ली गई, मगर कमांडर FCN ने जनरल जावेद हसन ने यह खबर 10 रोज़ तक छुपाए रखी। पाक फ़ौज एक बार फिर सिविलियन क़यादत को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आलमी मीडिया भी एक्टिव था और 10 जून तक भारतीय फ़ौज कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज को घेर कर अपनी फतह को यकीनी बना चुकी थी। वो पाकिस्तानी फ़ौजी जो अपने फ़ख्र यानी अपनी वर्दी और अपनी शनाख्त के बगैर मुजाहिदीन के कवर में अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ रहे थे और पाकिस्तान के नाअहल फ़ौजी जर्नैलों की बेवकूफ़ी की कीमत बेनाम मौत की सूरत में उठा रहे थे। शदीद सर्दी, बर्फ़ानी इलाके में पाक फ़ौज भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम तो यही दावे कर रहे थे कि ये मुजाहिदीन हैं। पाकिस्तानी कौम के ये गयूर बेटे मुल्क की इज़्ज़त के लिए मुसलसल अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हट धर्मी की कीमत चुका रहे थे। सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। खुराक के नाम पर शहद का एक चम्मच और एनर्जाइल ड्रिंक था और कई फौजी तो घास खा खा कर गुजारा कर रहे थे। जब जंग का पासा पलटने लगा तो इन हट धर्म फौजियों की सारी हिम्मत भी जवाब दे गई और ये माफियों पर उतर आए। नसीम जहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू कू में लिखा है, मेजर जनरल जावेद हसन ने एक मीटिंग में कहा, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ़ कर दो, बहुत गलती हो गई, अब दुआओं का वक्त है। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद की हालत भी गैर हो गई। वो मुश्किल तरीन हालात के बायस जहनी तवाज़ुन खो बैठे, शॉर्ट टेम्पर हो गए और जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई फाइलें उठाकर फेंकने लगते। लेकिन फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक टेलीफोन लीक ने ऊंट की कमर पर ज़ीरे का काम किया। आर्मी चीफ बीजिंग में थे। जनरल अजीज़ ने उनसे ओपन लाइन पर गुफ्तगू की जो भारतीय खुफिया इदारों ने रिकॉर्ड करके लीक कर दी। कारगिल का भांडा बीच चौराहे फूट चुका था। सारी दुनिया जान चुकी थी कि आखिर कारगिल में क्या हो रहा है। अमेरिकी जनरल जैनी सदर क्लिंटन के पैगाम पहुंचा रहे थे कि कारगिल से फ़ौरन पसपाई इख्तियार की जाए। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर हो रही थी। बिल क्लिंटन मुसलसल फ़ोन कर रहे थे। कारगिल में पाकिस्तानी सिपाहियों की अमवात में मुकम्मल इजाफ़ा हो रहा था। तो ऐसे वक्त में नवाज शरीफ के पास और कोई चारा ना था कि वो सीज़ फायर की ऑप्शन को चूज़ करते। इस मौका पर शरीफ ख़ानदान ने जनरल मुशर्रफ पर एहसान करते हुए उन्हें मुकम्मल मदद फराहम करने की कोशिश की, लेकिन ये दरअसल पाकिस्तान के साथ दुश्मनी थी। जनरल मुशर्रफ ने एक ब्लंडर मारा था जिसकी कीमत पाकिस्तानी सिपाहियों को चुकाना पड़ी थी। पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हुआ था और एक और जंग की हार तारीख़ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन ऐसे मौके पर मियाँ शरीफ ने अजीबोगरीब मंतक पेश की। नसीम ज़हरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू कू में लिखा है, मियाँ मोहम्मद शरीफ ने कहा, कारगिल में पेश आने वाली सूरत हाल ऐसी ही है जैसे ख़ानदान मुश्किल में घिर जाए। चीफ एग्जेक्टिव चूँकि इस फैमिली का बड़ा है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ख़ानदान को इस मुश्किल से निकाले।
मगर शरीफ ख़ानदान में कुछ ऐसी आवाज़ें भी थी जो जनरल मुशर्रफ और उनके नाअहल टोले की मदद करने को बेवकूफ़ी करार दे रही थी। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ पहले तो इस हक में ही नहीं थे कि सिविलियन हुकूमत आगे बढ़कर कारगिल के मलबे को समेटे, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर ऐसा करने पर तैयार भी थे तो उन्हें जनरल मुशर्रफ को साथ लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्याल था कि फिर पाकिस्तानी आर्मी यही प्रोपेगेंडा करेगी कि हम जंग जीत रहे थे और नवाज़ शरीफ ने अमरीकियों के सामने पाकिस्तान को बेच डाला। ये पाकिस्तानी अवाम का मन भाता मंजन भी था। शहबाज शरीफ का ये खदशा दुरुस्त भी साबित हुआ था। नवाज शरीफ पर कारगिल का सारा मलबा डाल दिया गया, लेकिन इसमें कसूर सरासर वज़ीर आज़म की हद से बड़ी हुई शराफत का ही था। अगर इस मौके पर वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बर्खास्त करते, उनके खिलाफ इंक्वायरी करते, तो फिर हमें सालों तक दोबारा सियासी जर्नलों को ना भुगतना पड़ता। खैर, नवाज शरीफ की इनसिक्योरिटीज़ भी उनके साथ ही थी। उनका ये ख्याल होगा कि अगर वो जनरल मुशर्रफ को अमेरिका साथ ले गए तो आलमी बरादरी ये समझेगी कि वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है। उन्हें शायद ये खदशा भी हो कि कहीं जनरल मुशर्रफ अमेरिका के साथ डायरेक्ट ना हो जाए, कारगिल का सारा मलबा नवाज शरीफ पर डाल दिया जाए और फिर जनरल मुशर्रफ अपने सियासी अज़ाइम यानी मार्शल लॉ की राह हमवार ना कर लें। अभी नवाज शरीफ अमेरिका पहुँचे ही थे कि पाकिस्तानी बिकाऊ और आर्मी के पेड मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। नवाज शरीफ मुल्क की इज्जत बचाने में मसरूफ़ थे और पाकिस्तानी मखसूस बिकाऊ मीडिया पर ये कहानियाँ शुरू हो चुकी थी कि पाकिस्तान कारगिल में जंग जीत रहा था और नवाज शरीफ अब जीती बाजी हारने के लिए अमेरिका जा पहुँचे हैं। लेकिन मीडिया के झूठों से परे वाशिंगटन के ब्लेयर हाउस में बिल क्लिंटन के सामने नवाज शरीफ एक ऐसी पोजीशन में थे जब उनके कमान में कोई तीर ना था। एक तरफ आग और दूसरी तरफ खाई थी। उनका सिर्फ यही मकसद था कि जंग रुक जाए, पाकिस्तानी फ़ौजी बाहिफाजत वतन वापस आ सके और मुल्क की जितनी इज्जत बचाई जा सकती है बचा ली जाए। नवाज शरीफ अभी अपना केस पेश कर ही रहे थे कि टीवी पर यह खबर नशर होना शुरू हो गई कि भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन विजय के ज़रिए कारगिल की टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया है। नवाज शरीफ ने मीटिंग में वक्फे के दौरान जनरल मुशर्रफ से रब्ता किया और उनसे इस खबर की तस्दीक चाही, तो शर्मिंदे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हार तस्लीम करते हुए कहा, हाँ ये खबर दुरुस्त है, यानी कारगिल ऑपरेशन, कश्मीर पर कब्जा, सियाचिन वापस लेना, भारत को हराना, ये सब तो एक तरफ रहा और आने वाले दिनों में ये साबित हो गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपनी इस हार पर कोई नदामत भी नहीं थी। नवाज शरीफ ने सूरत हाल के मुताबिक अमेरिका से बेहतरीन फ़वाइद हासिल कर लिए, जिसका खुलासा ये था कि 1972 के मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करेंगे, यानी कारगिल की हजीमत से बचने का रास्ता ढूंढ लिया गया था। नवाज शरीफ की इस कोशिश से कम ये हुआ कि शनाख्ती अलामत और पाकिस्तानी वर्दी के बगैर गुमनाम पाकिस्तानी फ़ौजी जो कारगिल की जंग में शहीद हो चुके थे, जिनकी लाशें पाकिस्तानी फ़ौज वसूल करने से इनकारी थी, अब उनकी लाशें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई। इन्हीं में निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्ते खाकी भी शामिल था, जो कई दिन से भारतीय फ़ौज के पास था। लेकिन कैप्टन शेर खान की कहानी इससे कहीं बड़ी है। कैप्टन शेर खान शायद वो पहले पाकिस्तानी थे जो कारगिल ऑपरेशन शुरू होने से पहले भारतीय चौहटी पर पहुंचे थे। हुआ कुछ यूं कि 1998 में कैप्टन शेर खान डुमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब भारतीय फ़ौज ने चोटियां खाली कर दी तो कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कमांडिंग अफसर तजब्जुब का शिकार थे। आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई गई, मगर फिर इजाज़त ना मिलने पर कैप्टन शेर खान को वापस आने का हुक्म दिया गया। कैप्टन शेर खान को मगर दोबारा कारगिल की जंग में ये मौका मिला कि वो चोटी पर जाने की कोशिश करें। 4 जुलाई 1999 को वो टाइगर हिल्स पर पहुंचे। उन्होंने भारतीय दिफाई लाइन को काटा और अगले ही रोज़ सुबह उन्होंने भारतीय फ़ौज पर हमला कर दिया। यह हमला दस्त बदस्त लड़ाई में बदल गया।
टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानियों की 5 चौकियां कायम थी। भारतीय फौज की 8 सिख रेजिमेंट को कब्जा करने का टास्क दिया गया था, मगर कैप्टन शेर खान उनके रास्ते की रुकावट थे। यही वो वक्त था जब कैप्टन शेर खान ने हमला किया। इंडियन फौजियों की तादाद कहीं ज़्यादा थी और ये एक खुदकुश हमले की तरह था और ये एक ख़तरनाक मिशन था। इस लड़ाई में भारतीय फौज की कमांड संभालने वाले ब्रिगेडियर MS बाजवा ने कैप्टन शेर खान की बहादुरी का इतराफ़ करते हुए कहा, कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर हमारा एक नौजवान करपाल सिंह जो ज़ख्मी हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले पर एक ब्रस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। 30 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए जिन्हें वहीं दफना दिया गया, मगर कैप्टन शेर खान की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए ब्रिगेडियर बाजवा ने उनके जस्ते खाकी को पहाड़ी से नीचे मंगवाया और उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। उनका जस्ते खाकी पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। जब अमेरिका की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर हुआ तो कैप्टन शेर खान का जस्ते खाकी भी पाकिस्तान भिजवा दिया गया। जब कैप्टन शेर खान का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा तो उनकी जेब से एक चिट निकली जो दरअसल भारतीय ब्रिगेडियर बाजवा ने उनकी बहादुरी के एतराफ़ में भेजी थी, जिस पर लिखा था 1 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया पर झूठा मंजन बेचा जा रहा था, लेकिन कारगिल के महाज पर बच रहे पाकिस्तानी फ़ौजियों तक ये खबरें पहुंची तो उनका रद्द अमल नसीम ज़हरा ने अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू कू में कुछ यूँ लिखा है। जब वायरलेस सेटों पर कारगिल से वापसी की खबर मौसूल हुई तो बहुत से फ़ौजियों ने सुख का सांस लिया। बेशतर फील्ड कमांडर्स के लिए ये फ़ैसला हरगिज़ गैर मुतवक्को ना था। कुछ ने तो 4 जुलाई के मुआहदे की खबर सुनने के बाद नवाज शरीफ के लिए दराजी उम्र की दुआएं की। वी हैव स्टार्टिंग रोलिंग अप बेड्स, ये वो कोड वर्ड थे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुआवन खसूसी तारिक फ़ातमी ने भारतीय DGMO को पसपाई से मुताल्लिक आगाह करते हुए अदा किए। भारतीय फ़ौज ने इस मौके से खूब फ़ायदा उठाया और अपने फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए वापस जाते पाकिस्तानी फ़ौजियों की राहें मसदूद करने की कोशिश की। कई मकामात पर नाकाबंदी कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी ने गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा। बर्फानी तोदे, शदीद सर्दी की सख्तियाँ यानी वापसी के सफ़र में भी कई पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए। कारगिल की कहानियाँ इतनी दिलसोज और दिल दहला देने वाली हैं जो जनरल मुशर्रफ की बदतरीन तारीख का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुकी हैं। शेवक सेक्टर में कैप्टन हसीब 10 जवानों के साथ जवाबी हमला करने निकले और कभी लौट कर ना आए, यानी उनके जस्ते खाकी कभी ना मिल सके। मालूम नहीं बर्फ़ के किस कब्रिस्तान में दफन हो गए। तोलोलिंग सेक्टर में भारतीय फ़ौज को नाकों चने चबवाने वाले मेजर अब्दुल वहाब का जस्ते खाकी पाकिस्तान वापस ना लाया जा सका और वो वहीं किसी नामालूम मकाम पर मदफून है। 12 नॉर्दर्न इन्फेंट्री के बहादुर जवान जनरल मुशर्रफ और उनके 3 नाअहल जर्नलों की वजह से शहीद हो गए। तो क्योंकि पाकिस्तान उनकी लाशें लेने से इनकारी था, इसलिए भारतीय फ़ौज ने उनका जनाजा पढ़ाया और फ़ौजी प्रोटोकॉल में दफन करके उनकी बहादुरी का एतराफ़ किया। ये सरासर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बलंडर था कि कारगिल में पाकिस्तान की जंग लड़ने वाले कम से कम 300 जवानों और अफसरों के जस्ते खाकी पाकिस्तान ही ना आ सके। और जब नवाज शरीफ की मेहरबानी से पसपाई का आगाज़ हुआ तो उन शहदा के जस्ते खाकी बर्फ़ के कब्रिस्तान के हवाले हो चुके थे। जो ज़ख्मी फ़ौजी कारगिल के महाज से पाकिस्तान वापस पहुँचे थे वो उन नाअहल जर्नलों को ढूंढते फिर रहे थे जिन्होंने इस कदर घटिया क़यादत के नीचे ये जंग लड़ी। जिस तरह उनके साथी बेनिशान इस दुनिया से गए तो वो इस गुस्से के लिए हक बजानिब भी थे। सैकड़ों पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों के खून के कातिल जनरल महमूद और जनरल जावेद हसन गिलगित के दौरा पर पहुँचे तो अफसर और जवान उनको देखकर मुश्तिल हो गए और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनकी हरकत म्यूटनी जैसी थी।
जनरल मुशर्रफ फौजी छावनियों के दौरे पर जाते तो फौज के डिसिप्लिन के बरखिलाफ उनसे सख्त तरीन और चुभते हुए सवालात पूछे जाते। हस्पतालों में फौजी कमांडर्स तीमारदारी की गर्ज से जाते तो सिपाही उन्हें देखते ही बुरा भला कहने लगते। नसीम ज़ोहरा अपनी किताब में लिखती हैं, टाइगर हिल की लड़ाई में ज़ख्मी होने वाले एक फ़ौजी अफसर बताते हैं, उनके करीब ज़ेरे इलाज एक ज़ख्मी अफसर दौरा करने वाले फ़ौजी हुकाम पर चीखते हुए उन्हें गालियाँ और कोसने देने लग जाते। लेकिन अफसोस एक नॉन प्रोफेशनल आर्मी चीफ ने अपने फ़ौजियों को इस जंग में धकेला। एक बुज़दिल वज़ीर आज़म ने उन बेगुनाह फ़ौजियों की शहादतों का हिसाब भी ना लिया और शायद इसी वजह से नवाज़ शरीफ का हिसाब शुरू हो चुका था। शायद वो इस मौके पर जुर्रत का मुजाहरा करते तो तारीख़ में अमर हो जाते, उनकी हुकूमत बच जाती, मार्शल्ला ना लगता। लेकिन अब उनकी बुज़दिली का नतीजा सामने आने वाला था। होना तो ये चाहिए था कि जनरल मुशर्रफ को फ़ौज से निकाला जाता, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाते, लेकिन उनके परों पर पानी भी नहीं पड़ा। कारगिल जंग में नाकामी के बाद जिस वक्त नवाज़ शरीफ उनका मलबा समेटने में मसरूफ़ थे, उसी वक्त वो फारिग नहीं बैठे हुए थे, बल्कि अब वो ये सारा मलबा नवाज़ शरीफ पर डालना शुरू कर चुके थे। और मकसद इसका सिर्फ ये था कि अब मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला था। जनरल मुशर्रफ की कहानी की चौथी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कारगिल ऑपरेशन की नाकामी पर शर्मिंदा होने की बजाय सियासी जर्नैल ने गद्दारी का इर्तिकाब करते हुए आईने पाकिस्तान को ही कैसे रोंद डाला। वज़ीर आज़म हाउस में नवाज़ शरीफ ने कैसे बहादुरी से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और अपनी जान पर खेल गए। पाकिस्तान पर छाने वाले मुशर्रफ के बदतरीन मार्शल लॉ की मनहूस कहानियाँ क्या थीं और पाकिस्तान की तबाही का ये मंसूबा यानी 1999 के मार्शल लॉ का मंसूबा कैसे तकमील तक पहुँचाया गया।